श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद भी नीतीश कुमार और पीएम मोदी में भयंकर पेंच फंसा हुआ है। अभी तक जो कि एनडीए के लोग बहुत तेज से ऑल इज वेल की रट लगा रहे थे, अब वही कहने लगे हैं कि नेता कर रहे हैं कि हल्का फुल्का गतिरोध है, सुलझा लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने से बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार में फुल एक्शन में आ चुके हैं और उन्होंने ना सिर्फ दिखावटी सीएम बनने से इनकार कर दिया है, बल्कि अपनी नीतियों पे बिहार चलाने का संदेश पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को भिजवा दिया है। इसको लेके ना सिर्फ हड़कंप मचा है, बल्कि रातों रात संजय झा और ललन सिंह विशेष प्लेन से दिल्ली बुलाए गए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नड्डा और शाह आखिर में नीतीश की बात मानने पे मजबूर हैं और नीतीश कुमार का इस्तीफा देने का फैसला ले लिया गया। क्यों अचानक नीतीश एक्शन में आए हैं और ललन सिंह और संजय झा को अचानक रातों रात दिल्ली पहुंच के मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए को 202 सीटें पे ना सिर्फ करारी जीत मिली है, बल्कि नीतीश कुमार का कद एक बार फिर से ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में बढ़ा है। लेकिन जैसे ही एनडीए की करारी जीत हुई है, बता दें आपको कि बीजेपी अपने सीएम की कोशिश में लग गई है, लेकिन नीतीश कुमार और जदयू ने पूरे तरह से साफ कर दिया है कि सीएम को तो होंगे नीतीश कुमार ही होंगे और खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि पहले से जदयू का नीतीश खेमा इस बात के लिए पीएम साहब और उनके चाणक्य पे दबाव बना रहा था कि नीतीश को सीएम डिक्लेयर करे। लेकिन अमित शाह ने ना तो नीतीश कुमार को सीएम फेज घोषित किया, बल्कि जगह जगह ये बयान देना शुरू कर दिया कि सीएम पे फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। फिर इसके बाद नीतीश कुमार अपने प्रचार में लगे और जो बीजेपी उनको मानसिक रूप से बीमार घोषित करने के लिए उनके पीछे लोगों को छोड़ रखा था, उसी नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 84 सभाएं कर दी। बिहार का रिजल्ट एक बार फिर से बदल दिया। बता दें आपको कि यहाँ पे कि कैसे चुनाव के शुरुआती राउंड में संजय झा उनके पीछे लगाए गए थे और फिर से मंच से ही नीतीश कुमार ने संजय झा को ना सिर्फ डांटा था, बल्कि लाइव कैमरों के सामने उनकी भयंकर बेइज्जती कर दी थी। हालांकि नीतीश ने सारे दावों और बंधनों को तोड़ते हुए ना सिर्फ एक बार फिर से एनडीए की वापसी कराई, बल्कि इस बार दिखावटी सीएम बने वाले गेम से वो किनारा कर दिया है और जैसे ही एनडीए को भारी बहुमत मिला, वो एक्शन में आ गया है। सबसे पहले उन्होंने एक बात साफ कर दी कि वो सीएम होंगे। अंदर खाने से खबर निकल के सामने आई कि नीतीश ने जब दिल्ली की कुर्सी का हवाला दिया तो पीएम साहब और उनके चाणक्य सीएम फेस के लिए मान गए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को भरोसा नहीं रहा है, बल्कि बीजेपी और जदयू के बीच ये तय हुआ था कि नीतीश कुमार 17 को राजभवन जाएंगे और इस्तीफा दे देंगे और 18 नवंबर को उनको एनडीए का कैंडिडेट विधायक दलों की बैठक में चुन लिया जाएगा। लेकिन शायद नीतीश कुमार को भरोसा नहीं था कि दोबारा उनको विधायक दल का नेता चुना जाए या बीजेपी कोई गेम करते। शायद इसीलिए नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के घर यानी कि राजभवन तक तो गए, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। बता दें आपको यहाँ की भारतीय राजनीति इतिहास का अपने आप में सबसे अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो, उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन से मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा ना दें। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक यह परंपरा रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, वो लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को ये परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिले तो लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि 19 नवंबर से विधानसभा विघटित यानी भंग होगी और तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम क्यों उठाया।
सूत्रों की माने तो नीतीश के इस फैसले के पीछे वो डर छिपा हुआ है जिसकी चर्चा चुनाव शुरू होने से पहले ही बिहार के सियासी गलियारों में हो रही थी। चुनाव से पहले ही राजनीतिक जानकार ये दावा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई तो वो अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ साथ जदयू 101 सीटों पर लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। फिर आया 14 नवंबर का दिन। बिहार चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि जदयू ने 2020 के मुकाबले भले ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, 85 सीटें जीती, लेकिन 89 सीटें जीत के बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही आई। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कि 19 नवंबर को होने वाले विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पे मुहर लगाते हुए उन्हें साइड ना कर दिए। इसीलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री जदयू नेता विजय चौधरी का बयान भी आया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है और 19 तारीख से विधानसभा भंग हो जाएगी। उनके बयान का मतलब हुआ था कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग मानी जाएगी। उस दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे और नियमित प्रशासनिक कार्य संभालते रहेंगे। नीतीश की राज्यपाल से मुलाकात की तारीख 17 नवंबर और विधानसभा के भंग होने की तारीख 19 नवंबर। यानी नीतीश बीजेपी को भी इतना मौका नहीं देना चाहता है कि वो अपने हिसाब से कोई खेल कर सके। बता दें यहाँ आपको कि जब से सब कुछ हुआ है तो बीजेपी की गुजरात लॉबी इस बात पर तैयार हो गई है कि वो सीएम वो रहेंगे, लेकिन इसमें बीजेपी ने एक पेंच फंसा दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार होंगे लेकिन नीतियां बीजेपी की लागू होंगी। इसी के लिए बीजेपी ने 3 अहम पदों पे लेके रस्साकशी शुरू कर दी। पहला कि विधानसभा अध्यक्ष, वो इसलिए कि नीतीश कुमार को लगातार इंडिया गठबंधन से ऑफर मिल रहा है और इंडिया के 36 सीटें अपनी हैं और जबकि ओवैसी की सीटों को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो पलटी मार जाते हैं और ऐसे में विधानसभा पद कितना अहम होता है ये किसी से छिपा नहीं है। इसको लेके बीजेपी और जदयू में भयंकर ठनी है। जदयू का दावा है क्योंकि विधान परिषद में उनका चेयरमैन है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष जदयू का होना चाहिए। दूसरा ये कि बीजेपी अपनी नीतियों पे प्रदेश को चलाने के लिए नीतीश को भले से ही सीएम मानने को तैयार है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि गृह और वित्त दोनों मंत्रालय बीजेपी के पास हो और वो अपने ढंग से पूरे प्रदेश को चलाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और इसको लेकर ही नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं। और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो सीएम होंगे तो अपनी नीतियों के हिसाब से प्रदेश को चलाएंगे। और इसी के बीच बढ़ती खींचातान के बीच में अचानक अमित शाह ने ललन सिंह और संजय झा को रातों रात दिल्ली बुलवाया है और यहाँ पे अमित शाह, जेपी नड्डा, ललन सिंह और संजय झा के बीच में 3 घंटे की मैराथन बैठक चली और इस बैठक में बहुत कुछ तय हो गया है, लेकिन कुछ बातों पे अभी भी तकरार है। खबर है कि साझा कार्यक्रम के अनुसार बिहार की सरकार चलेगी और वित्त का पद बीजेपी और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होगा। विधानसभा अध्यक्ष पर अभी तकरार बाकी है। कुछ खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास होगा। इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार का नाम चर्चा में है। हालांकि 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद ललन सिंह और संजय झा पटना लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि शाम को दोनों नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और देर शाम को नीतीश कुमार का इस्तीफा आज ही हो सकता है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि शाम तक क्या होता है। पूरे मामले पे नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होगा, ये तो अपने आप में बहुत अहम सवाल है। लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ हो गई है कि नीतीश इस बार दिखावटी सीएम नहीं बल्कि पिछले सालों तक कड़क एक्शन वाले सीएम के तौर पे दिखाई देंगे। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी की चालों को पहले से ही भाप गए थे जो इतना कड़क एक्शन लेना पड़ा? क्या नीतीश कुमार के हाथ से विधानसभा अध्यक्ष का पद निकल जाने से आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है? क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह चुनाव के बाद अचानक दोबारा एक्टिव वो हो गए हैं, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट में साझा करिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।